नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंघल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी पर। आज मैं जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ उस पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। प्रसिद्ध रचनाकार कमलेश्वर का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कस्बे में 6 जनवरी सन 1932 में हुआ था। इनके पिता बचपन में ही इन्हें अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। हाई स्कूल तक की शिक्षा इन्होंने मैनपुरी में ही प्राप्त की। इसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और पत्रकारिता से जुड़ गए। इन्होंने सारिका, नई कहानी, दैनिक जागरण तथा दैनिक भास्कर का संपादन बड़ी कुशलता से किया है। ये आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की परिचर्चाओं में भी भाग लेते थे। कुछ वर्षों तक मुंबई की फिल्मी दुनिया में भी रहे और अनेक फिल्मों तथा धारावाहिकों की पटकथा एवं संवाद लिखे। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। 27 जनवरी सन 2007 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। कमलेश्वर ने अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं, जैसे कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृतांत, संस्मरण एवं समीक्षा ग्रंथ आदि। तो बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर जी की एक प्रभावपूर्ण रचना है। भारत स्वतंत्र हो गया है, लेकिन सत्ता से जुड़े भारतीयों की सोच आज़ाद देश के अनुरूप नहीं बन पाई है। ये सरकारी शासक और प्रशासक अपने स्वाभिमान व आत्मसम्मान को भी दांव पर लगा देते हैं। तो क्या हुआ बच्चों कि इंग्लैंड की महारानी के भारत आगमन का पता चलते ही पूरा भारतीय सरकारी तंत्र उनके स्वागत में लग जाता है। इसी मध्य उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगी नाक किसी ने तोड़ दी है। तो पूरे प्रशासन में क्या होता है कि हड़कंप मच जाता है और प्रशासन अपनी पूरी ताकत मूर्ति की नाक लगवाने में झोंक देता है। यहाँ तक कि मूर्ति की नाक बचाने के लिए भारत की नाक तक काट दी जाती है। अर्थात एक जीवित व्यक्ति की नाक मूर्ति पर लगा दी जाती है। वे ये भूल जाते हैं कि जॉर्ज पंचम भी इंग्लैंड के उन्हीं शासकों में थे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक भारत को गुलाम बनाए रखा था और देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों पर निंदनीय अत्याचार किए थे। तो इस प्रकार लेखक कमलेश्वर की यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। बच्चों, इस कहानी को समझने के लिए हम एक नज़र डालते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं पर। इन बिंदुओं को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना ताकि पाठ आपको समझ में आ सके। वैसे मैंने एक एक बिंदु को आगे भी एक्सप्लेन किया है, तो इन्हें आप वहाँ भी समझ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हिंदुस्तान आगमन। तो बच्चों, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के, मैं का मतलब साथ, यानी अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, क्योंकि बड़े लोग हैं तो उनके पहनावे की भी बहुत चिंता होती है। उनका सेक्रेटरी यानी कि उनका जो सचिव था और शायद जासूस भी, उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। तूफ़ानी दौरा क्या होता है कि बहुत तेज़ी से किसी चीज़ का दौरा करना।
तो जो उनके जासूस थे वो उसका दौरा कर रहे थे कि यहाँ कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। अब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि आखिर कोई मजाक तो था ही नहीं। बच्चों, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हिंदुस्तान का दौरा करने के लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि भारतीयों का शोषण करने वाले लोगों की महारानी एलिजाबेथ जो पधार रही थी, तो यह कोई मजाक की बात नहीं थी। लेखक ने यहाँ पर जो है एक व्यंग्य किया है। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने का मतलब जो न्यूज़ होती है उस न्यूज़ की नकल हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। लेखक ने यहाँ अखबारों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि महारानी एलिजाबेथ के बारे में इंग्लैंड में जो छपता था उसकी नकल हिंदुस्तानी अखबार करते थे, और वो भी कैसी न्यूज़ कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है और जिसका खर्च 400 पाउंड आया है। और तो और रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई, और तो और शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। तो बच्चों, लेखक ने यहाँ पत्रकारिता पर करारा व्यंग्य करते हुए हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि आज मीडिया अपने लक्ष्य से भटक गया है। तो बच्चों, क्या केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों के निजी जीवन से संबंधित बातों को प्रकाशित करना ही मीडिया का उद्देश्य रह गया है? क्या देश में मुद्दों की कमी हो गई है? देश में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मीडिया चाहे तो जनता और सरकार के सामने ला सकता है। मीडिया को अपने सामाजिक दायित्व का भी ध्यान रखना चाहिए। केवल अपना व्यावसायिक हित साधने के लिए सस्ते मनोरंजन को आम जनता के सामने परोसना पत्रकारिता को शोभा नहीं देता। इससे युवा वर्ग अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो बच्चों, महारानी के हिंदुस्तान दौरे को लेकर देश में क्या था कि बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। लेखक यहाँ कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इसका मतलब यह है बच्चों कि इंग्लैंड के लोगों के लिए यह प्रमुख मुद्दा था कि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान के दौरे पर जा रही है। उनमें उत्साह और जोश होना स्वाभाविक था, परंतु उनसे भी अधिक गूंज अर्थात उनसे भी अधिक उत्साह और जोश हमारे सरकारी तंत्र को था। तो बच्चों, इन खबरों से क्या हुआ कि हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई। राजधानी का मतलब दिल्ली में तहलका मचा हुआ था कि रानी है वो 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। तो उस समय क्या है कि 5,000 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, और जो प्रसिद्ध व्यक्ति या शाही लोग होते थे वे ही 5,000 रुपये तक का सूट या कपड़े पहना करते थे। आम लोगों के बस की बात ये नहीं था, लेकिन आज हम ऐसा नहीं कह सकते। तो लोग हैं वो महारानी की शानो शौकत से बड़े ही प्रभावित हो रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि रानी है वो दिल्ली आ रही है तो हम उसको ज़रूर देखेंगे। तो इस तरह क्या था कि नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा। नई दिल्ली ने का मतलब वहाँ के लोगों ने, सरकारी अफसरों ने, कर्मचारियों ने, सरकार ने, सब ने क्या देखा, अपनी ओर देखा, और बेसाख्ता का मतलब प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से निकल गया क्या निकल गया कि वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। तो बच्चों, इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने आज़ाद देश के सरकारी कर्मचारियों, प्रशासकों आदि पर कटाक्ष किया है। क्यों?
क्योंकि रानी के हिंदुस्तान आने को वे ईश्वर की रहमत मान रहे थे। बच्चों, उन्हें लग रहा था कि ईश्वर ने उन पर बड़ी कृपा की है, जो महारानी एलिजाबेथ है वो हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही है। तो ये वही रानी थी जिसके लोगों ने भारतीयों पर घोर अत्याचार किए थे। तो इस प्रकार लेखक कह रहे हैं कि कभी हम उनको, कभी उनके घर को देखते, और देखते ही देखते क्या हो गया कि दिल्ली की काया पलट होने लगी। काया पलट होने का मतलब क्या होता है कि महारानी के आने के कारण वहाँ पर जो है, काया पलट का मतलब परिवर्तन, वो परिवर्तन होने लगे, यानी कि रानी के स्वागत के लिए दिल्ली में तैयारियां होने लगी। तो बच्चों, और करिश्मा यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें क्या थी, जवान हो गई। जवान हो गई का मतलब क्या है कि टूटी फूटी जो सड़कें थी वो फिर से नई बन गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने, इमारतों का मतलब बिल्डिंग्स, बिल्डिंग ने नाज नीनों की तरह श्रृंगार किया। नाज नीनों का मतलब क्या होता है बच्चों कि सुंदर और कोमल युवती, जिस प्रकार युवतियां श्रृंगार करती हैं, तो उसी प्रकार क्या हो गया कि इमारतों ने भी श्रृंगार कर लिया, यानी पुरानी जो इमारतें थी वो बहुत ही सुंदर और नई लगने लगी। तो लेखक यह कहना चाहते हैं कि सड़कें बनवाने, मार्ग साफ करवाने व इमारतें सजवाने के लिए किसी ने भी नहीं कहा, और ये सब काम अपने आप बिना कहे हो गए। अन्यथा तो क्या होता है कि आम जनता को सड़कें बनवाने, मार्ग साफ करवाने के लिए दिन रात ये करना पड़ता है, सरकार के सामने चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी काम है वो आसानी से नहीं होता। और यहाँ तो किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ अपने आप ही होता चला गया। तो बच्चों, कहने का अर्थ यह है कि आम जनता की भलाई आज कोई नहीं सोचता। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति या मंत्री आता है तो अफरा तफरी में दिखावे के लिए सब कार्य समय से पहले पूरे कर दिए जाते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। नंबर 2, जॉर्ज पंचम की लाट, अर्थात मूर्ति से नाक गायब हो जाने से मुसीबत खड़ी होना। तो बच्चों, महारानी एलिजाबेथ के आने की खबर से पूरे हिंदुस्तान में क्या था कि बड़ा उत्साह व जोश नज़र आ रहा था, और इसी के मध्य एक बड़ी मुश्किल आ गई, और वह थी जॉर्ज पंचम की नाक, अर्थात जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उस पर से अचानक नाक गायब हो गई थी। लेखक यहाँ पर एक व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली में सब कुछ था पर नाक नहीं थी। बच्चों, लेखक के इस कथन का प्रत्यक्ष अर्थ यह है कि दिल्ली में सरकारी शानो शौकत तो पूरी थी, किंतु उस समय के शासकों में आत्मसम्मान की भावना का पूरी तरह से अभाव था। लेखक बता रहे हैं कि देश स्वतंत्र होने से पूरी तरह से संपन्न था, किसी तरह का कोई अभाव नहीं था। अभाव था तो केवल स्वाभिमान का। देश संपन्न व आज़ाद होने पर भी परतंत्रता अर्थात गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका था। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो बच्चों, इस प्रकार लेखक ने यह सही कहा है कि दिल्ली में सब कुछ था पर नाक नहीं थी। तो इस नाक को लेकर पहले बड़े बड़े आंदोलन और बहसें हुई। नाक रहे या हटा दी जाए, इस प्रश्न को लेकर खूब बहसें हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। नाक को बचाने के लिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त किए गए, और भारत में जगह जगह ऐसी मूर्तियां लगी थी जिनको लोगों ने नाक विहीन कर दिया था, उन्हें संग्रहालयों में पहुंचा दिया था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक भी एक दिन गायब हो गई। इंग्लैंड की रानी पधारे और इंग्लैंड के राजा की नाक कटी मूर्ति खड़ी रहे। यह बड़ी परेशानी का कारण बन गया। देश के हितैषी कहे जाने वाले लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक को अपनी नाक का सवाल बना लिया। नंबर 3, मूर्ति के नाक लगवाने के सरकारी प्रयास। तो बच्चों, नाक को फिर से लगवाने के लिए सरकार के उच्च अधिकारियों ने प्रयास आरंभ किए। तो उन अधिकारियों की चिंता बढ़ी,
मीटिंगें बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि यह नाक नहीं तो हमारी नाक नहीं रह पाएगी। मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया। मूर्तिकार उपस्थित हुआ। उसने सभी उतरे हुए चेहरे देखे। उनकी बुरी हालत देखकर मूर्तिकार की आंखों में भी आंसू आ गए। इतने में ही मूर्तिकार को एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने क्या किया, हामी भर दी कि नाक लग जाएगी, पर मुझे बताना होगा इस नाट का इस लाट का मतलब इस मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया था। यह सब सुनकर जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे सारे एक दूसरे की ओर देखने लगे और क्लर्क को बुलाकर उसे काम सौंप दिया कि पुरातत्व विभाग की फाइलें देखकर पता लगाओ कि यह लाट कब कहाँ बनी और पत्थर कहाँ से लाया गया। तो क्लर्क ने सभी फाइलें छान मारी पर कुछ भी पता नहीं चला। फिर जो वहाँ के जो अधिकारी थे उनकी फिर से एक सभा हुई। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर एक कमेटी बनाकर उस नाक की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने सरकारी कार्यालयों के कार्य पर तीखा व्यंग किया है कि जब कोई नई प्रॉब्लम आती है तो फाइलें टटोली जाती हैं तथा किसी काम की जिम्मेदारी कोई भी अधिकारी स्वयं न लेकर दूसरे पर थोप देता है। असफल होने पर जो गाज है वो बेचारे उस कर्मचारी पर गिरती है और सफल होने पर सारा श्रेय है वो अधिकारी ले जाते हैं। हर समस्या के लिए एक कमेटी बना दी जाती है और उस कमेटी पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। ऐसे अधिकारियों को राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान से कोई लेना देना नहीं होता। तो बच्चों, इस प्रकार लेखक अपने व्यंग्य पर खरे उतरे हैं। नंबर 4, मूर्तिकार द्वारा पत्थर की खोज। तो बच्चों, जब क्लर्क को मूर्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि मूर्ति कब व कहाँ बनी और पत्थर कहाँ से लाया गया था, तो फिर से मूर्तिकार को बुलाया गया और उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। तो यह सुनकर कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई और सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत है तो खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा और आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। और उनका यह छोटा सा भाषण फौरन अखबार में भी छप गया। अब मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, यानी कि बिना कुछ जानकारी के लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर तो विदेशी है। सभापति भी तैश में आ गए। तैश में आ गए मतलब एकदम से क्रोधित हो गए और तैश में आकर बोले, लानत आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। तो बच्चों, इस प्रकार लेखक ने यहाँ यह व्यंग्य किया है कि आज भारतीय जनमानस में विदेशी संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है और लोग अपनी सभ्यता व संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो कि किसी भी देश या समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 5, मूर्तिकार द्वारा नेताओं और शहीद बच्चों की मूर्तियों से नाक उतारने का सुझाव। तो बच्चों, जब मूर्तिकार ने आकर यह बताया कि यह पत्थर तो विदेशी है, हिंदुस्तान में मिल ही नहीं सकता, तो इस बात पर जो सभापति महोदय थे वे एक बार तैश में आ गए और मूर्तिकार भी डर के मारे चुप खड़ा था। परंतु सहसा ही क्या हुआ
कि उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। तो मूर्तिकार की इस बात को सुनकर सभापति महोदय की आंखों में भी चमक आ गई और चपरासी को हुक्म हुआ, कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। अब क्या था, सब ने सब की तरफ देखा। सब की आंखों में एक क्षण की बदहवासी यानी घबराहट हुई। घबराहट के बाद खुशी तैरने लगी। खुशी क्यों तैरने लगी? कि उन्हें लगा चलो जैसे भी हो, मूर्ति की नाक तो लग जाएगी, उसकी मूर्ति की नाक लग जाएगी तो हमारी नाक भी बच जाएगी। और सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। तो बच्चों, इस प्रकार जो सभी लोग थे मूर्तिकार के इस निंदनीय मतलब निंदा करने योग्य सुझाव पर राजी हो गए। तो उनका इस प्रकार के सुझाव पर राजी होना यह दर्शाता है कि भारतीय शासकों में नाम मात्र को भी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना नहीं थी। वे भारत को गुलाम बनाने वाले और देशभक्तों का घोर उत्पीड़न करने वाली इंग्लैंड की महारानी को खुश करने में ही स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। चलो जो भी हो, मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवसजी, जहांगीर, सब की नाकें उसने टटोली, नापी और फिर वो गुजरात की ओर भागा, जहाँ पर महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला, जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि की सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। वहाँ लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर फिर वो दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल है वो बयान की। उसने कहा कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब नाकें हैं वो बड़ी निकली। इस प्रकार उसकी बात को सुनकर सब फिर से हताश हो गए और झुंझलाने लगे कि अब क्या होगा। तो जो मूर्तिकार था उसने फिर से ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा कि सुना है बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। बताइए अब मैं क्या करूं? तो इस प्रकार क्या था बच्चों कि मूर्तिकार ने पूरे देश का भ्रमण किया, लेकिन सभी मूर्तियों की नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। यहाँ तक कि बलिदानी बच्चों की नाक तक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। तो इस प्रकार लेखक यह संदेश देना चाहता है कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी और बलिदानी बच्चे सम्मान और श्रेष्ठता में विदेशी शासकों से कहीं ऊंचे हैं। अतः उनकी नाकों का जॉर्ज पंचम की नाक के लिए प्रयोग करने की बात सोचना भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का घोर अपराध है। नंबर 6, मूर्तिकार द्वारा एक हैरत अंगेज सुझाव देना। तो बच्चों क्या था कि राजधानी में यानी कि दिल्ली में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था।
रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था और सिर्फ नाक नहीं थी। बच्चों, लेखक यह कहकर यह बताना चाहता है कि दिल्ली में सरकारी शानो शौकत तो थी, परंतु उस समय के शासकों में आत्मसम्मान की भावना का अभाव था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक की खातिर वे भारत की शान को मिट्टी में मिला रहे थे, अर्थात वे देश की नाक कटवा रहे थे। तो इस प्रकार क्या था कि फिर से जो बात थी वो बड़े अधिकारियों तक पहुंची। फिर से खलबली मची कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब रह जाएगा। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार था वो पैसे से लाचार था, यानी कि वो हार मानने वाला कलाकार नहीं था। इससे भी लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि मूर्तिकार एक कलाकार तो है, पर वह पर क्या है कि उस पैसा उसके चरित्र की कमजोरी है। पैसे के लालच में वह राष्ट्रीय स्वाभिमान को भूलकर कमेटी को ऐसे ऐसे सुझाव देता है जो देशभक्ति को अपमानित करने वाले हैं। तो इस तरह क्या हुआ कि उस मूर्तिकार के दिमाग में कि फिर से एक हैरत अंगेज आइडिया उसके दिमाग में आया और उसने पहली ही शर्त को दोहराया। और जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद कर दिए गए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है का मतलब मूर्तिकार की राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, यानी सब एकदम से क्या हुआ, वो चुप हो गए। उन्हें लगा कि यह बात तो बिल्कुल गलत है। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, वो भी कुछ परेशान सा हो गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। तो इस प्रकार क्या हुआ, उसे जिंदा नाक लगाने की इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की जो लाट है उसके नाक लग रही है। नंबर 7, जॉर्ज पंचम की मूर्ति को नाक लगना। तो इस प्रकार क्या था कि नाक लगने से पहले फिर क्या किया गया, हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई और मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाई। और इस बात की खबर जनता को थी ही नहीं। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था और मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था कि अब क्या करे। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। नंबर 8, सब अखबारों का खाली होना। तो बच्चों, इस प्रकार क्या हुआ कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति के जिंदा नाक तो लग गई, लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। लेखक क्या कहते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो शायद यह कहकर लेखक यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब अखबार महारानी के कुत्तों बावर्चियों तक की तस्वीरें और जीवनियाँ छाप सकते हैं, तो किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर मूर्ति पर लगाने की बात को वे क्यों नहीं छाप सकते। बच्चों, लेखक ने
पत्रकारिता पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि अखबार सरकार के कुकृत्यों को उजागर करने में न तो कोई रुचि लेता है, न ही साहस कर पाता है और न ही अपनी ईमानदार छवि को प्रस्तुत कर पाता है। और दूसरा यह भी हो सकता है कि जिंदा नाक लगाने का अखबार वालों ने मिलकर मौन विरोध किया हो और इसे अपमानजनक कार्य मानकर समाचार पत्रों ने रानी के स्वागत, सम्मान, उद्घाटन आदि सभी कार्यों का बहिष्कार किया हो। तो बच्चों, इस प्रकार लेखक कमलेश्वर संपूर्ण सरकारी तंत्र और मीडिया पर अपना व्यंग्य करने में तथा हमें अपने आत्मसम्मान व देश के स्वाभिमान को बचाने का संदेश देने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। तो बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न उत्तर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। इस साल यानी सेशन 2020-21 के बोर्ड एग्जाम में कृतिका बुक में से कुल 3 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों का हल आपको करना है और ये दोनों प्रश्न हैं वो 3-3 मार्क्स के होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।